हेलो बच्चों, वेलकम टू टीम लाइव। तो आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? जैसा कि हम अभी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिया था एक्सरसाइज, मतलब अध्याय 1.1 का। तो हम वहीं पे चलते हैं, फिर से 11 यहाँ तक कर लिया था हमने। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? 12 से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के ए में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें आर क्या है? T1 T2 है, T1 T2 है। T1 T2 के समरूप है। समरूप मतलब क्या होता है? देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है समान और एक होता है समरूप। समरूप का मतलब होता है सिमिलर, है ना। समरूप, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्या होते हैं? दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनके जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी? उनका अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। उनका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर नहीं, उनका रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, मतलब उसका अनुपात समान हो जाएगा, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज समरूप परस्पर संबंधित है? समरूप है। परस्पर संबंधित मतलब वहाँ पे समरूप दिया है ना, तो ये T1 T2 और T3 में कौन समरूप है, ये तुम्हें देखना है। तो चलो पहले हम देखते हैं, पहला किसके लिए देखना पड़ेगा हमको? किसके लिए देखना पड़ेगा? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैं एक ही बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। स्वतुल्य के लिए देखना पड़ेगा। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? ए परिभाषा क्या है? बिलोंग्स टू आर। तो मुझे बताओ, क्या T1 T2 के समरूप, T1 T1 के समरूप नहीं होगा? हर त्रिभुज खुद का समरूप होता है, ठीक है। और T2 उसी तरह T2 के समरूप हो जाएगा। तो हर त्रिभुज क्या होता है? खुद का समरूप होता है। तो हम बोल देंगे कि R मेरा क्या है? R मेरा क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होगा? हमें क्या करना है? सममित मतलब सिमेट्रिक। उसके क्या होता है? A और B R में है, तो B और A भी R में होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप नहीं हो जाएगा, उसका उल्टा बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब R मेरा क्या है? R सममित है। R मेरा सममित है। तीसरा क्या हमको देखना पड़ेगा कि R अगर संक्रामक हो गया, कि तीनों ही चीज़ तो हमें लेना पड़ेगा। संक्रामक, ठीक है। क्या होना चाहिए? संक्रामक, जिसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर A और B R में है तो B C भी R में होना चाहिए और A C भी R में होना चाहिए संबंध में तुम्हारे पास। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैंने बोल दिया बच्चों, बताओ T1 और T2 एक दूसरे के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? T1 भी T3 के समरूप हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि R मेरा क्या है? R मेरा संक्रामक है। R मेरा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा, है ना। समझ में ही बात? समरूप इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब अगर तीनों ही चीज़ें, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R हमारा क्या है? R तुल्यता संबंध है। R मेरा क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध है। बिल्कुल सही बात है। R मेरा क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब हमें देखना है T1 T2 T3 जो है, ये सब आपस में कौन से है? दो त्रिभुज है या कोई, या तीनों के तीनों हो जाए समरूप है। जो समरूप हो जाएगा उन्हीं में संबंध हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं T1 T2 के लिए, T1 और T2 के लिए देखते हैं। T1 T2 के लिए जब हम देखते हैं बच्चों, तो हमें अगर 3/5 T1 T2 3/5 4/12 और 5/13, क्या ये तीनों समान होंगे? क्या इन तीनों का अनुपात समान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। देख लेते हैं अब T2 T3 के लिए, T2 T3 के लिए देख लेते हैं। T2 T3 के लिए देखो क्या हो जाएगा? 5/6 12/8 13/10, क्या तीनों समान होंगे? बिल्कुल समान नहीं होंगे। चलो T1 T3 के देख लेते हैं। तो T1 T3 के लिए क्या देखूँगा? 3/6 4/8 5/10। जब तुम इसको करोगे तो ये 1/2 1/2 और 1/2 तीनों समरूप हो गए, तीनों समान हो गए, उनका अनुपात समान हो गया। तो इसका मतलब
T1 और T3 संबंधित हैं। T1 और T3 संबंधित हैं। वैसे भी यहाँ से देखो, यहाँ पे से तुमको आ रहा था ना T1 T3 संबंधित हैं, है ना, और T2 T3 भी संबंधित होंगे। इसमें देखा इसके हिसाब से तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो परिभाषा के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो ये हमारा क्या हो गया, तुम्हारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब चलो उसके बाद हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, 13 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज मतलब पॉलीगोन के समुच्चय ए क्या है, पॉलीगोन का समुच्चय, जिसमें P1 P2 इस तरह से है कि P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना। P1 P2 दो सॉरी P1 P2 उसमें दो एलिमेंट रखे हैं, और P1 P2 जो दोनों की भुजाएं क्या है, समान है, मतलब दोनों के साइड्स क्या है, इक्वल है। प्रकार से परस्पति संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले तुल्यता संबंध सिद्ध कर लेते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए क्या हम करते हैं, ए और ए आर में होना चाहिए कि नहीं। तो देख लेते हैं, अगर P1 P1 करें सेम तो क्या ये आर में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक P1 ले लो जिसकी भुजाएं जितनी 3 हैं, तो P1 अगला भी P1 उसके भी दोनों की भुजाएं समान होंगी कि नहीं होंगी, इसका मतलब ये आ जाएगा। इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर स्वतुल्य है। दूसरा अगर हम देखते हैं सम्मित के लिए, किसके लिए देखेंगे, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी आर में है, तो बी और ए भी आर में होना चाहिए। तो देखो P1 और P2 अगर सेम साइड वाले बहुभुज हैं, नंबर ऑफ साइड सेम हैं, तो P2 और P1 वो भी तो सेम ही रहेंगे ना, बस तुमने क्या किया, जगहों को बदल दिया है। तो इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर सम्मित है। आर क्या हमारा सम्मित है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमको क्या देखना है, स्वतुल्य संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है, ए और बी है, और ए और बी अगर आर में है तो बी और ए भी होना चाहिए आर में, और बी और ए नहीं, बी और सी होना चाहिए, और ए और सी भी होना चाहिए आर में। ठीक है बच्चों, हो गया ये। तो हम देखते हैं कि मुझे बताओ क्या P1 P2 अगर सेम साइड वाले पॉलीगोन हैं और P2 P3 भी सेम साइड वाले पॉलीगोन हैं, मतलब बहुभुज हैं, तो क्या P1 P3 नहीं हो जाएंगे, सेम साइड वाला बहुभुज हो जाएगा। तो इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर संक्रामक भी है। आर संक्रामक भी, जैसे आर संक्रामक हुआ तो हम क्या बोल देंगे, आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर मेरा तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, आर मेरा क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अब उसके बाद क्या बोला, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4 और 5 की लंबाई, देखो कोई एक दे दिया है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, 3, 4, 5 है, उससे संबंधित सारे अवयवों को निकालिए। तो समुच्चय, अब मुझे बताओ संबंध क्या दे रखा है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिस, अब इसका जो भी होगा 3, 4, 5 है तो ये त्रिभुज ही ना, समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज ना। इसमें जो P1 P2 है, ये दोनों बहुभुज क्या है, ये दोनों बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो समान भुजाएं हैं, इक्वल, मतलब भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, समान भुजाएं। मतलब P1 के पास अगर 4 भुजाएं हैं तो P2 के पास भी 4 भुजाएं हैं। तो मुझे संबंधित कैसे होगा, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसके पास 3 भुजाएं होंगी, तो बाकी जो होंगी उनके पास भी 3 भुजाएं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधित क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा संबंध, समकोण त्रिभुज का संबंध सभी त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी त्रिभुजों से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गई बात। कैसे लिखोगे, आर सच दैट P1 P2 क्या है, P1 और P2 क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। तभी तो सबकी संख्या क्या हो जाएगी, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या जाएंगी, त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण हो या कुछ भी हो, उनका भुजाएं समान होनी चाहिए। अगर इसमें P1 के पास 3 है तो P2 के पास भी 3 ही हो जाए, तभी तो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में भी तो 3 ही भुजाएं होंगी। ठीक है, समझ में आएगी बात, ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की क्या कहानी है, बताओ मुझे, आगे की क्या कहानी है। आगे की कहानी ये है कि सर
13 नंबर कर लिया हमने, 14 नंबर करना है। आगे की कहानी यही है, ठीक है, इसके सिवा और कोई कहानी है नहीं है। चलो मान लीजिए कि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L और L में R बराबर L1 L2 है, L समानांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो L1 L2 क्या है, L1 L2 हमारा क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, समानांतर मतलब पैरेलल है, समांतर है, इसलिए लिखते हैं समांतर है, ठीक है, समझो, समानांतर भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मुझे पहला क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए A और A होना चाहिए R में। तो मुझे बताओ क्या L1 के समानांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या L2 के समानांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये R मेरा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, R सममित होगा कि नहीं होगा। सममित के लिए क्या है, A और B अगर R में है तो B और A भी R में होना चाहिए। तो मुझे बताओ L1 L2 के समानांतर है, तो क्या उल्टा कर दूंगा तो क्या पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परलंब हो जाएगा, नहीं, तभी तो वही काम होगा। तो हम बोल देंगे हमारा R क्या है, R सममित है, ठीक है बेटो, सममित है। तीसरा नंबर क्या है बच्चों, तीसरा नंबर बोल रहा है कि A और B अगर हो, ये क्या साबित करने के लिए, संक्रामक के लिए। अगर R में है, B और C अगर R में है तो A और C भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मुझे बताओ L2 के समानांतर है तो R में रहेगा, L2 L3 के समानांतर है तो वो भी R में रहेगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक L और L3 समानांतर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल समांतर हो जाएंगे। तो R मेरा क्या है, R संक्रामक भी है, R संक्रामक है। और जैसे ही संक्रामक हुआ तो हम बोल देते हैं R एक तुल्यता संबंध है। R मेरा क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है बच्चों। R मेरा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, R मेरा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि y = 2x+4 से संबंधित रेखाएं क्या होंगी। तो देखो रेखाएं के आपस में समानांतर है, तो वैसी रेखाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी जो y बराबर 2x+4 से संबंधित हो। तो y बराबर 2x+4 के संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी, वो रेखाएं जो y बराबर 2x+4 के समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो वो रेखाएं कौन सी होंगी, y बराबर 2x+c हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि स्लोप तो सेम रहता है ना, तो सेम रहे, ये वैल्यू बस सेम रहनी चाहिए। समानांतर के क्या है, ये मान चेंज कर जाए, बस ये वाला मान, ये जो ऊपर, ये जो है ना, ये इसको m बोलते हैं, m, ये बराबर होना चाहिए किसके, इसके, दोनों बराबर हैं m, तो ये समानांतर हो जाएगा, बस बात खत्म। तो क्या हो जाए, ऐसी तो बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, ये सारी रेखाएं क्या होंगी, इसके समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी बहुत रेखाएं होंगी, तुम अनंत भी लिख सकते हो या ये भी लिख के छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं। 15 नंबर, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R इस तरह से संबंध है, ये सारा संबंध दिया, द्वारा परिभाषित संबंध में लिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो देखो स्वतुल्य संक्रामक, अच्छा ये स्वतुल्य संक्रामक या सममित है, कुछ भी है, ये देखना होगा। तो पहले हम स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या है, A और A होना चाहिए R में। तो देखो क्या A और A है, हाँ बिल्कुल है, 1 1 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब R में है। तो R मेरा क्या है, सममित है। R क्या है, सॉरी R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्या R दूसरा सममित होगा, सममित होगा। तो सममित के लिए A और B होना चाहिए R में, और B और A भी होना चाहिए R में। तो देख लेते हैं कहाँ गया 1 और 2 है R में। तो क्या 2 और 1 R में है, देखो तो 1 और 2 और 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये R में नहीं है। तो R मेरा क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है, R मेरा सममित नहीं होगा। तीसरा हमें क्या देखना है कि R मेरा संक्रामक होगा कि नहीं होगा, संक्रामक। A और B R में हो, B और C R में हो, तो A और C भी होना चाहिए R में। तो मुझे बताओ, जैसे
अगर मान लो मैंने 1 और 3 ले लिया, ये आर में है, और 3 और 2 ले लिया, ये आर में है, तो इसका मतलब 1 और 2 भी आर में होना चाहिए। क्या है आर में 1 और 2? हाँ है। तो इसका मतलब आर मेरा क्या है? आर संक्रामक है। ठीक है बच्चों, आर संक्रामक है। तो आर क्या है मेरा? स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मिलित नहीं है। तो बी नंबर तुम्हारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a बराबर b माइनस 2, b से 6 से बड़ा होना चाहिए द्वारा प्रदत्त संबंध। अच्छा, हमने 15 नंबर किया है ना बच्चों? ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखो a b है और b a कैसा होना चाहिए? b से 2 कम होना चाहिए। तो देख लो इसमें, देख लो 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो b क्या होना चाहिए? a क्या होना चाहिए? b से 2 कम होना चाहिए। a b से क्या होना चाहिए? 2 कम होना चाहिए। b माइनस 2, a b से 2 कम होना चाहिए। तो देखो a बराबर 2 है, a बराबर 2 है, और b बराबर तुम्हारा कितना है? 4 है। क्या a बराबर b माइनस 2 पे ये बैठ रहा है? तो देख लो 2 बराबर 4 माइनस 2, तो ये 2 बराबर 2 आ रहा है। तो 4 माइनस 2 ये तो है ही है, ये तो हो रहा है r। लेकिन b का मान क्या करना है? हमें 6 से कम लेना है। तो b का मान हमें क्या करना है? 6 से कम लेना है, 6 से ज़्यादा लेना है। तो ये तो 4 ही है b का मान, b का मान 6 से ज़्यादा मतलब 7 ऐसे ले सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा इसका मतलब। अब इसमें आते हैं 3 और 8, b का मान 6 से ज़्यादा तो है, लेकिन b माइनस 2 यहाँ पे 6 आना चाहिए था। नहीं, हाँ ये हो जाएगा। देखो b का मान 6 से ज़्यादा है यहाँ पे इसके हिसाब से, और 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा। तो a क्या है? 2 कम है, इसका मतलब c इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। फलनों के प्रकार। अब हमें पढ़ना है क्या? फलनों के प्रकार, कि फलन के प्रकार क्या होते हैं। फलनों के प्रकार में क्या क्या होता है? उससे पहले फलन को समझो कि फलन क्या होता है। चलो, मान लो हमने ये a ले लिया और ये b ले लिया। ठीक है, a ले लिया और b ले लिया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है। चलो, यहाँ कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लिया 5। यहाँ पे a b c d e f इस तरीके से ले लिया। अब क्या करते हैं ना कि 1 को क्या करते हैं? c से मैपिंग करवा देते हैं। 3 को क्या करते हैं? a से मैपिंग करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को क्या करते हैं? 4 को b से और 4 को ही f से, और 5 को क्या करते हैं? 5 को c से करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे तुमको दिख रहा होगा, एक जगह पे एक चीज़ दिख रहा होगा। यहाँ 1 का किससे मैपिंग करवाया तुमने? 1 का c से करवाया, 5 का भी c से करवाया। ठीक है, 5 का भी तुमने क्या कर दिया? c से करवा दिया। एक जगह पे तुमको दिख रहा होगा कि 3 का तुमने किससे करवा दिया? a से करवा दिया। फिर 4 का तुमने किससे करवा दिया? ये जो 4 है, 4 का तुमने b से करवा दिया। ठीक है, और 4 का ही तुमने किससे करवा दिया? f से भी करवा दिया। तो यहाँ पे जो है ना ये लंगड़ी लगा, ये लंगड़ी लगा रहा है। ठीक है, अब देखो c 1 और 5 c के लिए, देखो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? उस वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसमें? अब देखो इधर वाली जो होती है ना संख्या, इधर वाला जो समुच्चय होता है, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। इसको हम बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब। और इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो तुमको पता चल रहा है, एक प्रतिबिंब का 2 बिंब है, एक प्रतिबिंब का 2 बिंब है। यहाँ पे से देखो 1 भी c से जाके मिल रहा है और 5 भी c से जाके मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो
दो प्रतिबिंब का एक ही बिंब है, दो प्रतिबिंब का क्या है, एक ही बिंब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो इसको हम बोल देते हैं क्या, ये संबंध है, और संबंध को r बराबर a से b लिखते हैं, इस तरीके से a से b, ये संबंध है। तो भाई हमारा फलन क्या हो जाएगा, तो फलन देखो फलन कैसे होता है बेटा, फलन ये रहा, फलन ये रहा a और b, 1 2 3 4 5, a b c d e f, ठीक है बच्चों। अब तुमने क्या किया, 1 को 1 से मिला दिया, 2 को c से मिला दिया, 3 को b से मिला दिया, ठीक है, और 3 को d से भी मिला दिया। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 को तुमने क्या किया, a से कर दिया, 2 को c से कर दिया, 3 को तुमने b से कर दिया, और 3 को तुमने d से कर दिया। तो देखो एक बिंब के लिए, एक जैसे बिंब के लिए दो प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन दो प्रतिबिंब के लिए एक बिंब नहीं हो सकता, दो प्रतिबिंब के लिए एक बिंब नहीं हो सकता, है ना। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि एक जगह दो शीशे लगा लो, दो शीशे लगा दो तो एक बिंब है, उसके क्या बन गए, दो प्रतिबिंब बन गए। लेकिन अगर एक प्रतिबिंब लाओगे तो क्या दो अलग अलग लोग हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये फलन में नहीं होना चाहिए। तो फलन ऐसे ही होता है, इसी को फलन करते हैं। इसको हम क्या दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, ये संबंध है, और ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये फलन है। और फलन को हम लिखते हैं f सच दैट a से b, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। फलन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो फलन कब क्या होगा, फलन कोई भी संबंध फलन तब कहलाएगा, कोई संबंध फलन तब कहलाएगा जब उसके किसी भी दो प्रतिबिंबों के लिए एक एकक प्रतिबिंब ना हो, ठीक है। चलो आगे, इसके हम पढ़ लिया था हमने, किसमें, 11वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसका क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, इसका परिभाषा जो लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, फलन एक संबंध आर सच दैट ए से बी में फलन तब होगा जब क्या होगा, जब प्रतिबिंब का किसी भी, जब एक से ज़्यादा कैसे लिखते हैं, ज़्यादा ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा प्रतिबिंब का एक ही बिंब हो। फलन तब होगा जब एक से ज़्यादा प्रतिबिंब का एक बिंब ना हो, कहने का मतलब कि अगर हमने x1 और x2 लिखा और यहाँ पे a लिख दिया, तो x1 लिखा और यहाँ पे b लिख दिया, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों प्रतिबिंबों का एक बिंब नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी बात। और इसको हम दिखाते कैसे, दर्शाते कैसे, f सच दैट a से b तक दर्शाते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दर्शाने का तरीका ये सेट A होता है, ये समुच्चय A होता है, ये समुच्चय B होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, संबंधों के प्रकार पे बढ़ते हैं। संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, चलो संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है, देखो प्रकार तो और भी पढ़े थे, लेकिन ये क्या है, ये अलग तरह के प्रकार है संबंधों के, थोड़ा एडवांस लेवल है उससे। पहला क्या है, एकीकी संबंध। एकीकी संबंध क्या होता है, देखो जब तुम सेट A से B में बनाते हो, क्या करते हो, सेट A से B में बनाते हो, समुच्चय A और B बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 A B C D E F। अब इसका A हो गया, B नहीं सॉरी ऐसा मत करो, C इसका हो जाएगा, D इसका हो जाएगा, B। तो देखो हर अलग अलग इस साइड के अलग अलग बिंब के लिए अलग अलग प्रतिबिंब, अलग अलग बिंब के लिए अलग अलग प्रतिबिंब। तो ये तो तुम्हारा फलन होगा ही होगा, ये तो फलन होगा ही होगा। लेकिन ये कैसा फलन होगा,
एककी फलन होगा। क्या होगा? एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एकैकी फलन, मतलब 1 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे, 1 1 एकैकी फलन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 1 बोलेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा? 1 2 बन जाएगा। जैसे ये हो गया मेरा ए और बी ले लिया, यहाँ से संबंध ऐसे है कि 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ। अब क्या करो? 3 के लिए भी ए कर दो और 3 के लिए डी भी कर दो, 4 का बी कर दो और 1 का सी कर दो। तो देख लो 3 के लिए ए और बी दोनों प्रतिबिंब बन रहा है। 3 के लिए क्या बन रहा है? एक दोनों प्रतिबिंब बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? बहु एक फलन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? 1 1, ये मैन्यू 1 1 मतलब हर प्रतिबिंब के लिए अलग अलग, हर प्रतिबिंब के लिए अलग अलग, है ना। और इसमें क्या कर जाएगा? किसी एक प्रतिबिंब के लिए 2 या बहुत सारे प्रतिबिंब के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 बिंब है, इसको बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। एक बिंब के लिए 2 बन गया, या एक बिंब के लिए 3 बन गया, या एक बिंब के लिए 4 बन गया, तो ये मैन्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? मैन्यू 1 मतलब बहु एक। क्या होता है? बहु एक फलन, बहु एक फलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनी 1। इसको हम क्या बोलते हैं? मैनी 1 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई की बात? इसके लिए क्या होता है? ये वाला जो है हमारा इसके लिए जो 1 1 होता है, मतलब एकैकी फलन के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? f(x1) और f(x2) को इक्वल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? x1 और x2 इक्वल हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एकक फलन। देखो ना, x1 और x2 दोनों एक ही एलिमेंट तो हो गए, दोनों एक ही अवयव हो गया ना। और f(x1) और f(x2) दोनों भी तो एक ही हो गया, तो ये मिला जुला के बाद में क्या है? एक ही तो आ गया। तो इसका मतलब इसको याद रखना, 1 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एकैकी फलन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको साबित कर दोगे तो तुम्हारा जो फलन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एकैकी फलन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखो इसमें से क्या कह रहा है, फिर उसके बाद ऑन-टू फलन क्या होता है? आच्छादक फलन, मतलब आच्छादक फलन क्या होता है? ऑन-टू फलन वो होता है जिसमें अगर उस साइड वाले बी वाले सेट के कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रह जाए, मतलब सब का अपना अपना बिंब हो, चाहे अलग हो चाहे एक जैसा हो। जैसे मान लो ये वाला देखो, इसमें ए बी सी, इसके सारे बिंब क्या हैं? सारे बिंब इसके सारे, ये जो इसका सारा इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी बाकी है? सारा इसका 2 मिल रहा है, इसका 1, इसका 1, लेकिन सारा का सारा तो मिल रहा है ना। तो इस जगह खाली रहना ही नहीं चाहिए। इस जगह क्या नहीं रहना चाहिए? खाली रहना ही नहीं चाहिए। अगर इस जगह खाली रह गया तो वो तुम्हारा आच्छादक नहीं होगा, और अगर खाली नहीं रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन हो जाएगा, मतलब ऑन-टू आच्छादक हो जाएगा। और आच्छादक कौन है? ये भी देखो, इसमें भी कोई खाली नहीं है, तो ये भी आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन हो जाएगा ये भी, मतलब इसको भी हम ऑन-टू बोलेंगे। अच्छा, हर देखो इसमें क्या है? दो अवयव के, ये एक यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बहु एक भी होगा, ये बहु एक भी होगा। इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें अलग अलग है, इसमें सब का अलग अलग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकैकी भी बोल सकते हैं, एकैकी फलन भी हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एकैकी है। क्या है? एकैकी है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा बहु एक है, बहु एक फलन है। तो ये पूरा एकैकी, ये पूरा बहु एक, ये आच्छादक है और बहु एक है, और ये आच्छादक और एकैकी फलन है। ठीक है, समझने की बात। और किसी को भी अगर तुम्हें साबित करना है कि वो आच्छादक फलन है, तो तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? fx बराबर y करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आच्छादक फलन के लिए। किसके लिए? आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए fx बराबर क्या करना पड़ेगा? y करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस पर हम कुछ सवाल करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, अगर कोई फलन क्या है? एकैकी है और आच्छादक है। क्या है? एकैकी है और आच्छादक। आच्छादक में आच्छादी या आच्छादक कुछ भी हो, तो वो फलन क्या हो जाएगा? वो फलन हमारा क्या हो जाएगा? आच्छादी फलन हो जाएगा, मतलब बाइजेक्टिव फलन हो जाएगा। ठीक है, कोई फलन क्या हो? कोई फलन तुमको क्या होना चाहिए? एकैकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकैकी होना चाहिए। और प्लस में वही फलन क्या हो हमारा? वही फलन तुम्हारा क्या हो? आच्छादक भी हो।
आच्छादक भी हो तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, आच्छादी हो जाता है। क्या हो जाता है, आच्छादी फलन। क्या हो जाता है, आच्छादी हो जाता है। ठीक है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में देखें हम, ये वाला जो फलन मेरा था, ये वाला जो फलन था, ये मेरा आच्छादी हुई था और एकाकी भी था, तो इसका मतलब ये फलन मेरा क्या हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा। ये वाला फलन आच्छादी हो जाएगा। समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देन मूव टू आगे। चलो, फलन एक्स वाई ये तो बता दिया मैंने, ये तो बता दिया है। आगे बढ़ते, मान लीजिए कि कक्षा एक्स के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। कक्षा एक्स है, कक्षा एक्स मतलब 10वीं के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ले लिया है। मान लीजिए एफ ए से एन में, ए से एन मतलब ये तो है क्या, विद्यार्थियों का समुच्चय, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। एफ एक्स विद्यार्थियों का एक्स रोल नंबर है। एफ एक्स डिफाइन कर दिया कि विद्यार्थियों का रोल नंबर है ना। मतलब मान लो इधर ले लिया ए समुच्चय, तो ए में कितनी संख्या होगी, 50 विद्यार्थी है, तो 1 2 3 ऐसे करते 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 कहाँ तक संख्या होंगी, 50 तक संख्या होंगी। और बी हमारा क्या है, बी हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो बी में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसी तरह से करते करते कभी खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, एफ एक्स विद्यार्थियों का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। एफ एक एकाकी है मतलब 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखो बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ कि एक विद्यार्थी, किसी दो विद्यार्थी का रोल नंबर सेम हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। हर विद्यार्थी का अपना अलग अलग रोल नंबर होगा, अलग अलग रोल नंबर होगा। मतलब इसके लिए अलग, ये विद्यार्थी उसका रोल नंबर, ये विद्यार्थी उसका रोल नंबर, ये विद्यार्थी उसका रोल नंबर, हर किसी का अपना अलग अलग होगा। अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एकैकी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा, एकैकी फलन हो जाएगा। ये हमारा एकैकी फलन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अब बोल रहा है कि ये एकैकी फलन होगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक मतलब ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑन टू। ऑन टू क्या करना है, अब मुझे बताओ। इधर के सब के तो अपने अपने मिल जाएंगे, लेकिन नीचे 50 के बाद जो 51 हो जाएगा उसका मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब सब का इधर प्री इमेज तो मिल जाएगा, मतलब बिंब तो मिल जाएगा, लेकिन 50 के बाद वालों का तो बिंब नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एकैकी फलन है और आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, यह आच्छादक फलन नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मतलब उदाहरण 8 पे आते हैं, एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8 बच्चों क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन से एन में एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं। एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं। देखो एकैकी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले एकैकी के लिए कर लेते हैं, एकैकी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, एकैकी के लिए क्या होता है, 1 1 होता है। एकैकी क्या होता है, 1 1 होता है। एकैकी फंक्शन क्या होता है, एकैकी फलन क्या होता है, 1 1 फलन होता है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। एकैकी फलन 1 1 होता है, इसमें तुमको क्या करना है, मैंने बताया था एफ x1, एक बार पीछे स्लाइड करके देख लेना, एफ x1 x2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये कैसे हो जाएगा, तो देखो एफ x1 = x2 है, तो एफ एक्स तुम्हारा क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। यहाँ पे एफ एक्स कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पे 2x1 रखोगे और ये हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x1 x2 रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि ये एकैकी फलन तो है। अब देखते हैं ये आच्छादक है या नहीं। मतलब आच्छादक फलन मतलब आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है, ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हम करते हैं एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स = वाई करते हैं। एफ एक्स का मान कितना है, 2x, तो 2x बराबर y कर दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर कितना हो जाएगा, y बटा 2। x बराबर y बटा 2, x को y के टर्म्स में डिफाइन कर दो, x को y के रूप में लिख दो। तो जब x को तुम y के रूप में लिखते हो तो देखो
ये क्या है, n और n है। क्या है, n और n है, मतलब दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं x बराबर y/2 लिखता हूँ, यहाँ पे देखना फिर से लिख देता हूँ, x बराबर y/2 लिख रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि अगर मैं y को अगर मैं 2 का गुणज ले रहा हूँ, y को क्या ले रहा हूँ, 2 का गुणज ले रहा हूँ, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा तभी हमारा x n आएगा, है ना, तभी x हमारा क्या आएगा, n आएगा। मान लो अगर मैंने इसको कर दिया, अगर मैंने y को कर दिया 2 का गुणज, 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणज करना पड़ेगा। तो y को अगर मैं करता हूँ इस तरीके से बनाता हूँ, y को क्या कर दिया मैंने, 2 4 6 8 इस तरीके से कर दिया, तब ये देखो जाके x तुम्हारा क्या आएगा, n आएगा। लेकिन अगर y को मैंने इस तरीके से ले लिया, 1 3 5 7 इस तरीके से ले लिया, तो हमारा जो है x तो n नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो साबित नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा fx है, f मेरा आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, नहीं है, f मेरा आच्छादक फलन नहीं है। चलो उसके बाद आगे बढ़े हम। सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x द्वारा फलन r। अच्छा उसमें क्या दिया था, इसमें पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में देखो 8 ही किया था ना मैंने, इसमें n से n दिया था, इसमें क्या दे दिया है, इसमें r। तो कंफ्यूज मत करना सर उसमें एकैकी था, इसमें एकैकी है कि नहीं है, इसमें आच्छादक नहीं है, उसमें आच्छादक नहीं था, इसमें आच्छादक है, देखा है। तो देखो चलो सिद्ध करते हैं। एकैकी के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, एकैकी के लिए, किसके लिए, एकैकी के लिए, मतलब मैं सीधा ऑन2 लिखता हूँ, ऑन2 मतलब एकैकी, एकैकी के लिए हमको क्या करना पड़ता था, वही f(x1) बराबर f(x2) करना है। अब देखते हैं x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा बच्चों, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो क्या ये एकैकी फलन है, तो हम बोल सकते हैं f एकैकी फलन है, फलन है, ठीक है, f एकैकी फलन है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 नंबर करूँ आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए जिसको हम ऑन2 बोलते हैं, तो क्या ऑन2 हो जाएगा, ये देख लेते हैं। क्या आया था हमारा fx = y करना पड़ेगा, तो वहाँ से क्या आया था, x बराबर y/2 आया था, देख लेना x बराबर क्या आ जाएगा, y/2। कैसे आया भाई, देखो x क्या है, 2x है, fx कितना है, 2x बराबर y, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y/2 आ जाएगा। अब x बराबर अगर y/2 है, तो इसका मतलब y अगर रियल नंबर है तुम्हारा, वास्तविक संख्या है, तो x हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक संख्या ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब ये f तुम्हारा क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है, f तुम्हारा आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है देखो, अब बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(1 2) f(1) f(2) बराबर कितना है, 1 है। x जो है 2 से बड़ा लेना है के लिए fx बराबर x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f(n) से n में, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दोनों ही दोनों a और b दोनों आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं। मेरे बच्चों देखो यहाँ पर ये जो f, ये समझते हो ना, f n और n, ये जो होता है ना, ये तुम्हारा ये समुच्चय a होता है और ये समुच्चय b होता है, ठीक है। तो समुच्चय a तुम्हारा भी n है और समुच्चय b भी तुम्हारा क्या है, n है, n है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है तुम्हारा, जब तुम देखते हो यहाँ पर कि ये दोनों n है, तो n कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 प्राकृत संख्या अपना चलता रहता है, इसी तरह से तो है ये। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये है कि नहीं। तो ये एकैकी तो कभी नहीं होगा, पहले एकैकी तो कभी नहीं होगा। एकैकी के लिए अगर देखते हैं, एकैकी के लिए तो एकैकी मतलब 1 1, अब मैं इरेज नहीं करूँगा, मैं 1 1 ऐसे ही रहने दूंगा, इस इरेज, जब सब कुछ यही करना तो इसको मिटाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे f(1) बराबर f(2), ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या 1 और 2 बराबर है, मतलब x1 और x2 बराबर है, कभी बराबर नहीं है। तो f मेरा क्या है, एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है। लेकिन क्या ये आच्छादक है, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, fx बराबर y करना पड़ेगा,
तो x माइनस 1 बराबर y हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, y जोड़ 1 हो गया, y जोड़ 1 हुआ, आच्छादक होगा कि नहीं होगा। ये कहाँ से कहाँ दे रखा है, n से n में दे रखा है, क्या दे रखा है, n से n में दे रखा है। तो मुझे बताओ कि अगर हम बोल दें y कुछ भी ले लो, y जो है तुम्हारा, y तुम n में कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, तो x तो हमेशा हमें वास्तविक संख्या ही आने वाली है ना, x हमें हमेशा वास्तविक संख्या आने वाली है। तो इसका मतलब f मेरा क्या है, f मेरा आच्छादक है, f मेरा आच्छादक है। इसका मतलब चाहे कुछ भी कर लो f आच्छादक होगा, लेकिन f एककी नहीं होगा, एककी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट टू, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन R से R में, मतलब सेट ए बी, समुच्चय ए बी तुम्हारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और समुच्चय बी भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, डोमेन मतलब x का मान यहाँ पे x का मान, और रेंज वो भी तुम्हें नहीं बताएंगे, है ना, तो वो आगे वाली क्लासेस में हम बताएंगे। इस तरीके से ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, मतलब ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, मतलब ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। देख लेते हैं कैसे होगा। एकैकी के लिए, पहला एकैकी के लिए तुमको क्या देखना पड़ता है, f(x)(1) बराबर f(x)(2), तो देखो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, x1 का वर्ग बराबर x2 का वर्ग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर बराबर तो हो सकता है, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं हो सकता है इस वाले फलन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो -2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 2 के स्क्वायर के बराबर, मतलब 4 बराबर 4 तो हो गई होगा, लेकिन -2 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए ये हमारा क्या है, x1 बराबर x2 नहीं होगा ये, तो ये हमारा एकैकी तो नहीं है। r हमारा f हमारा क्या है, एकैकी तो नहीं है, एकैकी नहीं है। क्या r आच्छादक होगा? और ना आच्छादक, इसने दिया आच्छादक भी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) बराबर y, x बराबर x² बराबर y हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, y का वर्गमूल हो जाएगा। किसका वर्गमूल हो जाएगा, y का वर्गमूल। अब मुझे बताओ, वास्तविक संख्याएं भी होनी चाहिए, y क्या होना चाहिए, हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या हर वास्तविक संख्या के लिए x एक वास्तविक संख्या आएगी, x भी तो वास्तविक संख्या ही है। क्या हर वास्तविक संख्या के लिए x वास्तविक संख्या आएगी? देख लो, अगर तुम y का -1 ले लो तो क्या वास्तविक संख्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हर वास्तविक संख्या को, मतलब y बराबर तो -1 लोगे तो वर्गमूल में -1, भाई ये क्या हो जाता है, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल, मतलब हर y अगर हो हमारा r से, तो हर किसी के लिए x हमारा क्या होगा, r नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब x क्या है हमारा, f क्या है हमारा, f आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। x मेरा आच्छादक भी नहीं, f मेरा आच्छादक भी नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 12 नंबर एग्जाम्पल पर, 12 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, यही तो समझने में दिक्कत है। इसमें तो 2-2 कर दिए, इसमें 2 टुकड़े खंड कर दिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्या सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n n है, एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है। देख लेते हैं यहाँ पे, चलो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ केस लेना पड़ेगा। जैसे केस 1 में देख लेते हैं, केस 1 में देखते हैं हमारा जो है, अगर हम x1 को क्या ले लेते हैं, x1 को विषम ले लेते हैं, x1 को क्या लेते हैं, विषम मतलब ऑड ले लेते हैं। चलो ऑड इवन समझ लेना, ऑड मतलब विषम, विषम को हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, ठीक है, और सम को हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। ये लिखने में टाइम लगेगा इसलिए ऑड। और अगर x2 हम क्या ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं, मतलब सम ले लेते हैं। तो जब हम f(x1) बराबर f(x2) करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। x1 क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या तुम्हारा ये है x+1, और
इवन के लिए तुम्हारा सम संख्याओं के लिए क्या है, x-1 है, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 बराबर -1 के तो हो नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, 1 बराबर -1 के कभी नहीं हो सकता। उसी तरह अगर केस 2 ले ले तो सेम टू सेम यही होगा, केस 2 में भी यही होगा, 1 बराबर -1 आ जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी, उसमें कभी 1 नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस तरीके से करो कि दोनों ही, या तो केस 2 ले लो, अगर x1 को भी तुम क्या कर लो, इवन ले लो, और x2 को भी तुम क्या ले लो, इवन ले लो, तो इस केस में क्या आएगा, fx1 करोगे, ये बराबर भाई इवन और ऑड समझा दिए, इवन सम संख्या है, ऑड विषम संख्या है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, fx1 इवन है, तो इवन के लिए सम संख्याओं के लिए कौन सा लेना है, x-1 लेना है, x1-1, यहाँ पे x1 और x2 लेना है, ठीक है। क्या कर दिया यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया, x1 जोड़ 1 बराबर x2 घटाओ 1, हो गया, यही हो गया, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इधर लाता हूँ x1 को और x2 को इधर लाता हूँ, तो ये उधर चला जाएगा, देखो ये जो है ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सिद्ध हो रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे, नहीं। अगर दोनों के बीच का अंतर क्या -2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, तभी तो जाके माइनस आया, ऋणात्मक आया है, ठीक है। यहाँ पे x1-1 बराबर x2 -1, क्योंकि दोनों ही सम संख्या है, तो दोनों के लिए ये x1 लेना है, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। यही चीज़ तुम्हारा उसके साथ भी होगा, अगर तुम दोनों संख्याएं क्या कर लो, विषम ले लो, तो भी क्या क्या x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में f मेरा क्या है, f मेरा इस केस में क्या है, f मेरा एक ही है, एक ही है। लेकिन आच्छादक के लिए देख लेते हैं, आच्छादक दोनों ही, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो आच्छादक के लिए क्या करना पड़ेगा, n से n में है, अगर तुम fx बराबर y लेना पड़ता है ना, तुम्हें fx बराबर y लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम x + 1 बराबर y ले लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y-1 हो जाएगा, y-1 आ जाएगा, दोनों ही n से n है, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब देखो क्या करते हो तुम इस पर, अगर यहाँ पे x कुछ दिया हुआ है, कुछ के लिए n से n है, एक ही तथा आच्छादक दोनों ही हैं, ये साबित करना है ना। y बराबर x, ये जो x+1 लिए हो ना बेटा, ये जो x+1 लिए हो, इसमें जो ये x है ना, ये देखो यहाँ पे x+1 लिए हो ना, तो इसका मतलब इसमें जो x है वो विषम है ना, तुम्हारा क्या है, विषम है। तो ये कब होगा, अगर तुम y का मान 1 ले लो, तो ये जो है x क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, 0 आ जाएगा, y का मान 1 ले लो तो x 0 आ जाएगा। लेकिन x बराबर 0 इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि x तुम्हारा क्या है, प्राकृत संख्या है। तो y का मान 1 ले लो तो x बराबर 0 तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। और हम y का मान 1 लेंगे तो x बराबर 0, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो सम संख्या हो जाएगी ना। लेकिन इसके हिसाब से जो x है, x मेरा विषम संख्या है। गौर से समझो, यहाँ पे जो x+1 लिया है तुमने, ये किसके लिए लिया है, विषम वाले के लिए, इसी में तो x+1 है। तो अगर मैं y-1 बराबर y-1 करता हूँ, तो मुझे उसको विषम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सम संख्या लेना पड़ेगा 7 विषम, और एक सम ले लो तो ये 3 आ जाएगा। अब जैसे देखो, एक सम ले लो 12 और एक विषम ले लो 17 ले लो, ठीक है। तो ये कितना, 17 मतलब विषम ले लो 9 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो विषम संख्या आ रही है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, वो एक विषम संख्या आ रही है। तो इसका मतलब तुम यहाँ 0 तो नहीं ले सकते, यहाँ पे 1 तो ले ही नहीं सकते। 1 तो तुम्हारा क्या हो गया, y1 तुम ले ही नहीं सकते हो यहाँ पे, y1, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, x विषम होगा ही नहीं उसके लिए। हाँ, लेकिन y बराबर तुम 2 ले सकते हो, और y 0 भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्या है, y का मान क्या है, वो भी प्राकृत संख्या। y बराबर 2 लोगे तो 2 घटाओ 1 1 आ जाएगा, x विषम आ गया। 3 लोगे तो 3 घटाओ
1, 3 घटाओ 1, वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो वो तो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन हर चीज़ के लिए अपना अलग अलग इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल y अगर नेचुरल नंबर है तो x भी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखते हैं। पहले वाले के लिए कर दिए, अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं। दूसरे वाले के क्या है? x माइनस 1 बराबर y है। x माइनस 1 बराबर क्या है? y है। तो y बराबर क्या कर सकते हैं? x बराबर क्या कर सकते हैं? y जोड़ 1। लेकिन याद रखना बच्चों, ये वाला तुम्हारा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं 7 और 3 ये दो विषम संख्या ले लूँ तो इनका जोड़ सम होगा। 5 और 19 ये दो विषम संख्या ले लूँ तो इनका जोड़ सम होगा कि नहीं होगा? दो विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? सम संख्या होती है ना। लेकिन अगर दो विषम संख्या का घटाओ, एक विषम संख्या का घटाओ क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? वो विषम संख्या होती है। इसमें क्या, इसमें जोड़ लगा रखा है तो दो विषम संख्याओं का जोड़ ही क्या होता है? क्या होता है? सम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बन गया तो y बराबर तुम क्या ले सकते हो? 1 तो ले सकते हो। एक क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो 1 के साथ x का मिल जाएगा। तो देख रहे हो सबका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इमेज? तो बोल देंगे फॉर ऑल x अगर नेचुरल नंबर y नेचुरल नंबर है, बार बार ये भूल जा रहा हूँ, तो x भी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? f जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? आच्छादक है, मतलब ऑन टू है। ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। चलो इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ दे दिया है सेट और बोल दिया है कि साबित करो कि भैया ये हमारा क्या होगा? सदैव एक ही फलन होगा। एक ही फलन बिल्कुल हो जाएगा। एक ही फलन होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या कर गए? इससे इसमें दे दिया है तो बस 1 2 3 1 2 3 मिला दो। नहीं दिया कुछ भी, इसका दिया ही नहीं है तो बस मिला दो अपने हिसाब से, हो गया एक ही फलन। ठीक है, एक ही फलन तो हो गया क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है ना, उसमें कुछ फलन दिया ही नहीं है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे दे दिया है तो कुछ फलन दिया ही नहीं है। और वैसे भी जानते हो कैसे क्या होता है कि ये इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। और डोमेन और कोडोमेन बराबर हो जाए तो समझ लो क्या हो जाएगा? एक ही फलन। और तब क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक फलन भी हो जाएगा। तो देखो अगले वाले में आएगा भी कि आच्छादक फलन है या नहीं है। हाँ, एक बात गलत निकल गया कि क्या बोल रहा है मैंने? अगर डोमेन कोडोमेन बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक ही भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें कुछ दे नहीं रखा है इसलिए सबको एक साथ मिला दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, अपने से मिला सकते हैं। अनिवार्य रूप से आच्छादक फलन है, बिल्कुल आच्छादक फलन है ना। सबका एक साथ मिला दोगे तो आच्छादक फलन हो जाएगा। 1 2 3 और उधर भी 1 2 3 आ रहा है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, कुछ नहीं है, तीनों गया। यहाँ से भी तीनों गया। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आच्छादक फलन हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे क्या है? अब एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 है। इसको करने के लिए एक दिन का तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। फिर आगे आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इसको और अच्छे से समझेंगे कि फलन के बारे में, आच्छादक फलन, एक ही फलन पे कैसे कैसे हम सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। गुड बाय। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो।